Chalo, let's start with the questions. Before we start, actually, there's one thing. I think few students were facing issue understanding, sir, gravity or acceleration due to gravity. क्या ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस है? Anyone would like to tell? Hmm? Anyone? क्या ये दोनों सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? सर वो नहीं पता. जी ग्रेविटी. कांस्टेंट रहता है अच्छा. कैपिटल, और अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब प्लैनेट में डिफर रहता है, वो अलग भी मैं अलग लिख. प्लैनेट। ओके, मैं वो भी लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को तुम एक समझ रहे हो क्या, अथर्व? सर ग्रेविटी वो है जो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है जब वो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उस ग्रेविटी फोर्स की वजह से। एग्जैक्टली, ग्रेविटी एक फोर्स है, याद रखना. और ये फोर्स इस फॉर्मूला से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके नाम में ही देखो क्लियरली मेंशन्ड है, इट्स एक्सेलरेशन. किसके चलते? इस फोर्स के चलते, ग्रेविटी फोर्स. चैप्टर है ना, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स. एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है बॉडी में? ड्यू टू फोर्स. फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो इसकी वैल्यू जो होती है स्मॉल जी, अगेन इट डिपेंड्स तुम किस प्लैनेट की बात कर रहे हो. अर्थ में भी ये कांस्टेंट नहीं है. 9.8 इट्स ओनली ऑन द सरफेस. एज यू राइज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, राइट? ओके. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो रिमेंबर, gravity is a force, acceleration due to gravity is the change in velocity due to the gravity. So first question यहाँ पे से शुरू करे करे तो हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज एज हाइट फ्रॉम अ सरफेस प्लैनेट इंक्रीजेस? डिक्रीज होगी. डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है. और अगर सेंटर ऑफ प्लैनेट की तरफ जाओगे तो इट विल. इंक्रीज। ओके. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ प्लैनेट मतलब मान लो ये क्रस्ट है अर्थ का, एक्चुअली ये पूरा अर्थ है. और सर ये बीच में क्या है, ये दिस पोर्शन हेयर, एक्चुअली यहाँ एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर इज अ वेरी, आई मीन इट कंसिस्ट ऑफ वेरी 5 layers, right? 5 layers of gases. तो this actually is only the radius. Remember, कभी भी गलती से इसे ना समझना ये रेडियस है अर्थ का. ठीक है. तो आई वाज सेइंग, अगर तुम लोग अर्थ क्रस्ट में लेट्स से ड्रिल कर रहे हो, ड्रिलिंग किस रियल लाइफ एग्जांपल में होती है? जब बोरिंग करते हैं ना, टू रीच द ग्राउंड लेवल वाटर, है ना? तो मान लो 1 किलोमीटर डेप्थ तक किसी ने बोर कर दिया, तो उस 1 किलोमीटर डेप्थ में जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है. ओके. और इस फॉर्मूला में एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं, जी इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. जी का कुछ फॉल्स। लेना देना ही नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. कांस्टेंट है। तो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, हाउ इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून बी रिलेटेड? सेम ऑब्जेक्ट. 1/6। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, सॉरी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन, हाँ ऐसे लिखा है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1/6 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ को मैंने डब्ल्यू ई मान लिया और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून को मैंने डब्ल्यू एम मान लिया. कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा है. ठीक, कंप्लीटली ऑपोजिट. इट्स इट्स द प्लैनेट मून, रिमेंबर, जहां पे वेट कम हो जाता है. ठीक है. अगर ऐसे लिखना है तो यहाँ 6 टाइम्स लिख लो, जरूरी नहीं 1/6 लिखना है, तो उल्टा करके भी लिख सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. इसका दूसरा वर्जन ये निकल कर आएगा. ठीक है. और नोट करते जाओ साथ साथ, खाली मत बैठो. जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, मस्त बिंदास बैठे हैं,
कॉपी निकालो, नोट करते जाओ इनके सॉल्यूशंस, ताकि फ्यूचर में फिर सर सारे या फिर जो गलत हैं? एक प्रॉपर बना लो ना। क्वेश्चन नंबर 1 बस 1 लिखो, उसका आंसर लिखो, एक एक वर्ड ही तो लिखना है इसमें, नहीं ऐसी कौन सी थीसिस लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन Poles. पोल्स। Equator. इक्वेटर, Poles. लीस्ट पूछा है। Equator. इक्वेटर। Yes, the correct answer is equator. Now let's understand क्यों। You know, right? Earth is not completely spherical in shape. Do you know that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And a 3D object which is not completely spherical in shape, actually it is like this. Flat at poles. It's not curve at poles. So suppose ये point C center of the earth है, ठीक है? तो अगर वो perfectly spherical होता तो बताओ कोई भी पॉइंट ले लेते स्फीयर की सरफेस पे, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कांस्टेंट होता एंड दैट शुड बी द रेडियस। बट सिंस पोल्स थोड़े फ्लैटर होते हैं एंड विच मेक्स द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ टू बी जियोइड ना, जियोइड। तो इसको ऐसे नोट करो कि द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, विच मीन्स the actual shape of earth is geoid, which means it's flat at its poles, which means it is flat at its poles. Therefore distance of an object from center at pole, distance of object from center of earth, from center of earth at pole is less than distance of object from center of earth at equator. आई होप सबको पता है इक्वेटोरियल बेल्ट किसे कहते हैं। ये दिख रही नहीं रिंग टाइप? Yes, sir. तो यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस, ये एक्चुअली एक 3D बॉल है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। चलो मान लो ये रेड डिस्टेंस करके थोड़ा डिनोट कर देते हैं ऐसा, x, और ये ब्लू डिस्टेंस को स्मॉल y कह देते हैं। तो x विल बी ग्रेटर देन y। why? ये मेन रीजन है, ड्यू टू इट्स जियोइड shape of earth. Okay, I hope this is clear. अगर नहीं है तो पूछो। Sir, clear है। Akiya. Okay, लिख लिया? Shall I move on? Yes, sir. Yes, sir. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लीस्ट एट पोल्स। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय Gravity. क्योंकि ग्रेविटी एक फोर्स है और एटमॉस्फेयर के पास ढेर सारा मास है, ठीक है। और ग्रेविटी क्योंकि फोर्स है, उस मास को खींच के रखती है, पुल करके रखती है, ठीक है।
it doesn't let it escape out of earth, it's due to gravity, because gravity is a force. Next, what causes change in velocity of a free falling object? Acceleration due to Acceleration, gravity. exactly, simple. change in velocity अगर हो रही है तो पक्का acceleration होगी. तो याद रखना, free falling object is one which is completely under the influence of, सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स के अधीन होता है ये influence? Acceleration due to gravity. No other force acts on it. Acceleration. So I'll say the answer again. A free falling object is completely under the influence of acceleration due to gravity, which produces change in velocity. Bus, yeah. Which produces change in velocity. Change in its velocity लिख लो. Which produces change in its velocity. Okay, so acceleration due to gravity. I mean, a free falling object is under the influence of acceleration due to gravity, which produces change in its velocity. ठीक. Next. ये समझ में आया सिक्स्थ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सेवेंथ में मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अर्थ इज 72 kg और पूछ रहे हैं कि उसका वेट कितना होगा मून पे. देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने इस मास को ही 6 से डिवाइड कर दिया है. अगेन याद रखो यार, मास इज नॉट a physical quantity that changes, it's only the weight that changes. So first आपको पता क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था weight of the object on earth. तो weight of object on earth कैसे निकालोगे? Mass of that object into 9.8. 9.8. चलो अभी तो मैं g लिख रहा हूँ, फिर हमें एक्चुअली में क्या निकालना है? तो गलत है. m लेकर किया तो गलत नहीं है. नहीं बेसिक सर, g की वैल्यू को 10 लेके कर लिया था. g की वैल्यू को 10 लेकर कर लिया. हाफ कोर्स गलत है, जब तक मेंशन नहीं है क्वेश्चन में. मैंने बताया था ना, g की वैल्यू 9.8 लेनी है अनलेस अंटिल मेंशन. तो WE और WM के बीच में रिलेशन सबको पता है, 1/6. या फिर इससे मैं 6 टाइम्स लिख देता हूँ, वही बात है. तो WE क्या है? mg. m क्या है? 72. उसकी g की वैल्यू अभी पुट नहीं किया मैंने. और 6 इंटू मास तो वही होगा ना, यहाँ भी m इंटू क्या लिखेंगे? जी. एक मिनट, उसका वेट पूछा ना, सॉरी मैं इसे क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मुझे WM ही तो निकालना है ना. देखो, मुझे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मून निकालना है, तो इसे ऐसे रहने देंगे. तो ये 6 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और किसे डिवाइड कर देगा? उसके न्यूमरेटर को. और जानबूझ के मैंने ये नंबर ऐसे दिया था ताकि वो 6 का मल्टीपल है, और 6 से 12 टाइम्स कैंसिल कर रहा था, लेकिन यू वेयर सपोज टू मल्टीप्लाइड बाय 9.8. देर बाय ये कैलकुलेशन करके कितनी आती वैल्यू? 700. 7.6. 117.6. अब वेट निकाला तो बताओ यूनिट्स क्या होंगे? Newton. न्यूटन. Newton. मेरा पूरा सही है, बस मैंने g की वैल्यू 10 ले ली, ये गलती हो गई. याद रखो, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तुम्हें g की वैल्यू 9.8 ही लेनी है. बैठा लो इस चीज को दिमाग में. जैसे मैथ में पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7 लेना है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, नोट कर लो जल्दी से. जस्ट गिविंग यू फ्यू सेकंड्स. एंड मीनवाइल इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आ रही है. जब तुम लोग क्लास 8 में थे, मतलब सब नहीं, कुछ लोग, वो कौन सा चैप्टर था? आई थिंक फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर था. Yes, sir. ठीक है, मैंने आके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा था, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू. इनफैक्ट ये एनसीईआरटी क्लास 8 में है भी ये, ड्यू टू ग्रेविटी. देखो याद रखना, ग्रेविटी फोर्स है जिसके चलते
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अगर ग्रेविटी ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉसिबल नहीं है। आई नो ये दोनों ऑप्शंस जो है ना कन्फ्लिक्टिंग है आपस में। कन्फ्लिक्टिंग मतलब सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो रीजन है, लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉज लिख दिया है, राइट? ये करता है ना, कर्ता कारक समझते हो ना हिंदी में, वो पता नहीं क्या समझाते होंगे। दिस इज द इफेक्ट। तो किसे चुनोगे अगर इफेक्ट और कॉज दोनों गिवन है ऑप्शन में? तो कॉज को चुनोगे ना। यस सर। बताओ किसी को अगर डाउट है तो। सर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी ना मानसविन, वही मैं कह रहा हूँ। अगर इफेक्ट और कॉज दिया है तो किसे चुनोगे? कौन बड़ा हुआ? कॉज हुआ ना, बिकॉज कॉज ही नहीं होगा तो इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। खाना नहीं खाया सर सुबह से, तो भूख लग रही है, तो खाना नहीं खाया इज द कॉज, और भूख नहीं लग रही, आई मीन भूख लग रही है, इज द इफेक्ट। 10th question, how will the motion of an object in circular motion change? 8th क्वेश्चन छूट गया। ओह ठीक है, यहाँ एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को कि मास दोनों ऑब्जेक्ट्स के डबल कर दिए गए हैं और उनके बीच में डिस्टेंस हाफ कर दिया गया है, तो पूछ रहे क्या चेंज प्रोड्यूस होगा? The 16 times the original. 16 टाइम्स ओरिजिनल, बट इसे हमें शो करना था तो आई शो इट हियर। नोट कर लो जिसने नहीं किया। देखो ऐसे क्वेश्चंस ये तो 1 मार्क के लिए है, अगर मान लो सपोज एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए आ जाए, यू हैव टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट, लेट देयर बी 2 ऑब्जेक्ट्स विद मास m1 एंड m2 विद डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल r। पूरा अच्छे से ऐसे डायग्राम बना के वेरिएबल्स लिख दिए। लेकिन अगेन 1 मार्क का है तो आप सीधा लिखो, एक बॉडी की मास को आपने m1 मान लिया, तो एरो देकर क्या लिखोगे? इस मास के साथ क्या ऐसा बदलाव, क्या ऐसा चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ट्वाइस हो जाता है ना। उसी तरह सेकेंड बॉडी के भी मास को m2 से क्या बनना पड़ता है? 2m2 बनना पड़ता है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, हाँ पूर्वा अभी क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे। उनके बीच में डिस्टेंस सपोज r है, उसे हाफ कर दिया गया, तो उसमें क्या चेंज आएगा? हाफ इंटू r विच इज r/2। अच्छा, जब ये सारे वेरिएबल्स थे तब क्या फोर्स की इक्वेशन बनी थी? आई मीन gravitational force between them, sir, it was product of mass upon square of distance। मत भूलना constant भी आएगा, then it will be equal to the force of attraction between them। but since अब variables change हो गए, अब जो न्यू फोर्स बनेगी, तुम उसे कुछ नाम दे दो थोड़ी देर के लिए। मान लो तुमने उसको f कॉम्प्लीमेंट बुलाया, ये जो मैं बार लगा रहा हूँ ऊपर उसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहा हूँ, या f डैश कह लो, ठीक। दिस विल बी व्हाट? अगेन इनके मासेस का प्रोडक्ट लो अच्छे से, 2m1 2m2 अपॉन डिस्टेंस क्या है? r/2 का होल स्क्वायर। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना मत भूलो। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। डिनोमिनेटर में क्या चेंज आया? r²/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा and gets multiplied with this 4 and gives you 16। So this was a new force, जिसे हमने कैसे डिनोट किया? f डैश से। बट इफ यू लुक एट द इक्वेशन 1, ध्यान से देखो, ये जो राइट हैंड साइड है ये एग्जैक्टली यहाँ पे अपीयर हुआ है, तो क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल फोर्स जिसे हमने f से डिनोट किया था? So therefore it's showing us that new forces is 16 times of original। नोट कर लो। and I hope this is clear with everyone। नहीं क्लियर है तो पूछ लो अभी। ओके ध्रुव, लेट मी नो, चेंज करूं या नोट कर लिया आप लोगों ने? इफ एनीवन इज स्टिल राइटिंग। मेरे को एक डाउट है।
हाँ पूछो। सर जैसे आपने इसमें 2m1 और 2m2 किया, तो सर इस क्वेश्चन में मेंशन था कि द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल, लेकिन सर इन केस क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द मास इज डबल, तो सर उसमें सिर्फ 2 बाहर लिख लेंगे ना, उसको फिर 4 नहीं करेंगे, राइट? कोर्स उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ द मास इज डबल्ड, मतलब पहले देखो क्या प्रोडक्ट बना सिमरन, m1 m2, और अब वो क्लियरली क्वेश्चन में स्टेट कर रहे हैं कि अब जो नया प्रोडक्ट है वो ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल है, राइट? सो वी नो दैट force is directly proportional to the product of their mass, but as per the new data the new force is proportional to, directly proportional to twice of m1 m2. so of course यहाँ पे सिर्फ 2 निकलेगा और नीचे से 4 आएगा तो 8 टाइम्स मिल जाएगी आपको रिलेशनशिप, ठीक है? नोट कर लिया आई होप सबने, चेंज करें? ओके देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो था अपूर्वा, उसका आंसर था ग्रेविटी, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ओके क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, हाउ विल द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in circular motion change if centripetal force becomes zero suddenly? सबसे पहले centripetal force is center seeking force. center seeking force मतलब center के तरफ directed होती है. It keeps the planets in the orbit. It keeps the planet in the orbit. तो क्या तुम लोगों को पता है कि अर्थ एंड वीनस इनका मास ऑलमोस्ट सर्कुलर है? डू यू नो दैट? केपलर्स का फर्स्ट लॉ था कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड यू नो अदर heavy heavenly bodies in a elliptical path, ये उसने कहा था, right? Which is true, which is absolutely true. लेकिन अर्थ और वीनस का मास मैंने कहा ऑलमोस्ट सर्कुलर है, it's not perfectly, I mean it's not perfectly circular. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ इससे कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रही है, शो कर रही है, और सडनली ये सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होती है डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? तो अगर ये जीरो हो गई, इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रही है, तो इट विल continue to move in a straight path, and you have to mention that the straight path is tangent to the tangential to the circular path taken earlier. पहले ले रहा था, अब नहीं. Path taken earlier by the object. तो उसका आंसर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. If centripetal force becomes zero suddenly, then the object will move tangential to the circular path taken earlier by it. लिख लो बस, by it. स्ट्रेट लाइन भी जिन्होंने लिखा है वो भी करेक्ट है, बट वो स्ट्रेट लाइन का एक स्पेशल नेम होता है, टेंजेंट, ठीक है? तो वो मेंशन करना जरूरी है. I hope this is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. What do you mean by free fall? फ्री फॉल इज, सर एक ऑब्जेक्ट, हाँ बोलो ध्रुव, क्या बोल सर रहे एक ऑब्जेक्ट जो जिसके ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कर रही है एक्ट, एंड नो अदर फोर्स, राइट? हाँ सर, कोई और फोर्स नहीं, और साथ एयर रेजिस्टेंस लग रहा है सर नीचे से सर. ये मत Opposite कहना direction ध्रुव. में. हाँ मैं कह रहा हूँ ये ना कहना कि जिसपे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट अचीव करता है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, वो लगती नहीं है, वो असर है। लगता क्या है? ग्रेविटी, क्योंकि वो फोर्स है। तो free fall of an object refers to an object completely under the influence of gravity and accelerating towards it, towards the सर heavy object. हाँ, मैंने लिखा free fall occurs when an object falls with zero initial velocity and accelerates constantly due to acceleration due to gravity. ये तुम प्रायर कंडीशंस क्यों डिसाइड कर रहे हो कि सर वो इनिशियली जीरो वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेगी अपनी जर्नी? मीटियोर को देख लो, क्लास 8 में पढ़ा होगा, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। जब एक कॉमेट एंटर करता है किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पे, तो आग लग जाती है ना उसके सरफेस पे। हाँ, फ्रिक्शन होता है सर एटमॉस्फेयर के साथ। तो वो भी तो फ्री फॉल है ना। एक बड़ा सा स्टोन का टुकड़ा क्यों आ रहा है प्लैनेट की तरफ? फ्री फॉल, इट्स एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट व्हिच इज पुलिंग इट। तो ये कहना जरूरी नहीं कि इट वाज इनिशियली एट रेस्ट। बस कहो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्री फॉल refers to motion of an object completely under the gravity। अब अगर ये भी मेंशन करते हो साथ में तो और अच्छा मतलब निकल के आता है कि ग्रेविटी ऑफ अ मैसिव हेवनली बॉडी। सर पर जो भी चीज स्टार्ट होती है सर वो जीरो से तो स्टार्ट होती है। जो भी चीज स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, ये कैसे प्रूव कर सकते हो तुम? मैसिव हेवनली सर कैसे प्रूव कर सकते सर? यहाँ से जब हम कोई पेंसिल फेंकेंगे सर या पेंसिल कुछ भी भूल चीज जाओ, मैं करेंगे। मेटियोर की बात कर रहा हूँ। तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो मेटियोर जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था? ये बताओ। फ्री फॉल सिर्फ पेंसिल फेंकना या एक स्टोन का नीचे गिरना या एक प्लेन क्रैश हो गया और वो गिर रहा है, आई मीन इट हैजंट क्रैश्ड, गिर रहा है, वो भी एक फ्री फॉल है। कॉमेट भी जैसे एंटर कर रहा है प्लैनेट पे, वो भी एक फ्री फॉल है। बट पर उसने कहीं से तो स्टार्ट करा हुआ है सर, उसकी डायरेक्ट स्पीड ही बहुत तेज होगी। मैं वही कह रहा हूँ, ये कहना जरूरी नहीं होता है कि उसने अपनी वेलोसिटी जीरो से ही शुरू की है। उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, लेकिन हाँ, अब एक मैसिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने पे अब वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके तरफ आ रहा है। वो एक्सेलरेट कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है फटाफट। वो अब वो उसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया एंड इट इज नाउ ऑन द कोर्स टू कोलाइड विद दैट हेवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके सर। इट रिक्वायर्स एक्सेलरेशन ऑफ 9.8। हाँ इश, ये एक्सेलरेशन तभी होगी जब वो चीज अर्थ के तरफ आएगी ना, नॉट इन केस ऑफ जुपिटर या सैटर्न। ठीक है, तो ये 9.8 मेंशन हाँ तुमने किया तो ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ भी तुमने लिखा है, ठीक है। ओके, so free fall refers to motion of an object completely under the gravity of a massive heavenly body which causes it to accelerate। बस। इस चीज से एक चीज मुझे याद आई कि वेटलेसनेस का भी वर्ड सुना है तुम लोगों ने? एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं। Yes, sir. क्या मतलब निकाल सकते हो इससे? वेटलेसनेस, देखो इसी में मतलब छिपा है, वेट इज अ फोर्स। सर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते जो हम? उन्हें फोर्स एक्सपीरियंस कम होती है। कम होती है। ओके, जी जीरो होता है। क्या जीरो होता है? जी जी, स्मॉल जी या कैपिटल जी? स्मॉल। ओके, और कोई When कुछ कह our रहा था? body is हाँ, in a state of free fall, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल हो, अगर एक बॉडी अंडरगो करेगी राशि, तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगी ना, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी ना। yes, sir. सर आपने लास्ट क्लास में एलिवेटर का एग्जांपल दिया था वेटलेसनेस में।
नहीं नहीं, मैंने वेटलेसनेस एग्जैक्टली नहीं कहा था, मैंने बस पूछा था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय योर फीट विड बी लेस और मोर डिपेंडिंग, अगर एलिवेटर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे। Sir, अगर force experienced by our feet is less, then we feel weightlessness, right? नहीं, याद रखना वेटलेसनेस, एक्चुअली श्रेया ने सही कहा कि वेटलेसनेस मीन्स कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर रही है। इट इज लाइक तुम उसे जिस डायरेक्शन में हल्का से फूंक भी दोगे ना, तो उस डायरेक्शन में चलने लगेगी। समझ रहे हो? आई मीन Yes, मान लो sir. एक बॉडी है यहाँ पे स्पेस पे, and it's just there, it's not moving at all in any direction. If it is moving, then what do you mean? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो तुम एक And अंदाजा balanced force is applied. हाँ, बैलेंस फोर्स भी हो सकती है, पहले किसी फोर्स के चलते वो मूव कर रही होगी, अब मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकती है, बट द पॉइंट इज वेटलेसनेस मतलब बॉडी इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, एंड दैट मीन्स acceleration due to gravity on for that object is 0. ठीक है, तो चलो ये ऐसे अलग से मैंने पूछा, इसका इससे कोई मतलब नहीं। आई होप ये लिख लिया सबने, फ्री फॉल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट डू यू सॉरी स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड weight of an object? So mass is constant but weight is not. Agreed, सही है। और और weight is Scalar greater, vector. mass is smaller or equal. quantity. स्केलर एंड वेक्टर, हाँ सक्षम क्या कहा तुमने? सर मैं हाँ, एक स्केलर वेक्टर, आई एग्री। स्केलर कौन है? मास। वेक्टर कौन है? वेट। वेट। Sir, mass can't be zero but weight can be zero. वेरी गुड, फैंटास्टिक। सर एक और क्वेश्चन मेरे पास। हाँ बोलो प्रथम। सर weight is greater और mass smaller or equal? Weight is greater but mass is Smaller or equal? okay, W is equal to mg होता है। सही कह रहे हो, अगर g 1 हो गया तो वेट और मास इक्वल हो जाएगा, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन में चले गए तुम। ठीक है, ये भी स्टेट कर सकते थे, वेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मास। खैर, तो वेट जीरो भी तो हो सकता है। हाँ जीरो भी हो सकता है अगर g 0 हो गई, यही तो अभी हमने डिस्कस किया अभी ना, जब पूछा वेटलेसनेस। वेटलेसनेस में क्या होता है? g 0 ना, g 0 तो क्या होगी बताओ? वेट एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट 0 Zero. लेस। हाँ बोलो बोलो। वेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मास गलत हो गया ना, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है, ओ कम हो जाएगा। मैं समझ गया तुम्हारी दुविधा। इधर देखो, तुम ठीक है, हाँ ये कह सकते हो, राइट राइट, उससे बड़ा तो नहीं है, छोटा भी हो सकता है। एक में छोटा भी हो सकता है प्रथम, पता कब? जब g, मान लो g की वैल्यू है हाफ, ठीक है, Yes sir. तो वेट छोटा भी हो सकता है। बेस्ट I would recommend you say weight can be 0 but mass cannot be 0 of an object. लिख लो यहाँ कि it's a scalar quantity, weight is a vector quantity, it's दूसरा पॉइंट ये है कि it's constant irrespective, या everywhere लिख लो, it's constant everywhere, it changes place to place, और लास्ट हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये सर मेरे को एक डाउट है। हाँ सर वेट ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है? हाँ, वेट एक फोर्स है और वो किसके चलते चेंज होता है एक्चुअली? प्राइमरीली प्लेस टू प्लेस का ये कहने का मतलब है आरव कि g की वैल्यू, ठीक है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, स्मॉल g की बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट अफेक्ट्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके सर। मास कैन नॉट बी 0, वेट कैन बी 0। सर हाँ सर अगर इस फॉर्मूला में हम g को 0 ले लेंगे और सर फिर हम यूज करेंगे मास इक्वल्स टू वेट अपॉन g, तो सर वेट इसमें मास तो 0 आ रहा है सर। बिल्कुल सर तो आपने बहुत बढ़िया सोच, बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हो, तो इसमें दुविधा कुछ नहीं है। देखो
m इज इक्वल टू w बाई जी। तुमने कहा सर एक बॉडी एक ऐसे जगह पे है स्पेस में जहाँ g जीरो है। g जीरो मतलब वेटलेसनेस, एकदम तैर रहे हैं उस जगह में, कुछ असर नहीं पड़ रहा है, जहाँ धक्का दे दो वहीं चले जाएंगे। मतलब तुम वहाँ वेइंग मशीन लेकर आओगे ना और उस बॉडी का वेट करना चाहोगे तो वो क्या इंडिकेटर दिखाएगा? उसका मास जीरो। बताओ। द मास तो कांस्टेंट रहता है ना। मास कांस्टेंट है, इट वोंट चेंज। एक्चुअली यहाँ उसका ये कहने का मतलब है सर एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। तो क्या, हाँ एक मिनट आरिल, तो क्या ऑब्जेक्ट का मास अनडिफाइंड हो जाएगा जब वो कोई वेट एक्सपीरियंस नहीं कर रही है? नहीं, इसी को समझना है। मास विल नेवर चेंज। द अमाउंट ऑफ मैटर inside a object, that doesn't change. It's always the force that changes. So even in this condition of weightlessness, the mass will remain same. तो आप कह सकते हो this equation fails to express the mass of the object under weightlessness condition. हाँ एरिल बोलो। सर मेरे को फ्री फॉल वापस देखना है सर, मैं कहना चाह रहा था बट तब से मेरा चार्ज भी नहीं चल रहा था। ये लो। Any other difference? I think it काफी होगा, या और कोई डिफरेंस किसी को याद आ रहा है मास और वेट में? सर मेजरिंग में सर ने बोला था, सागर सर ने। मेजरिंग में क्या कहा था? सर उन्होंने बोला था कि वेट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस व्हाइल मास कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस या फैन बैलेंस। अच्छा हाँ, वेट जो है ऑफ कोर्स स्प्रिंग बैलेंस याद करो, फ्रिक्शन चैप्टर 8 में पढ़ा होगा। स्प्रिंग बैलेंस measures friction which is a force. Weight is also a force. Yes, you can measure weight with the help of spring balance. Mass एक प्योर स्केलर क्वांटिटी है, तो बीन बैलेंस या वो सिर्फ किलोग्राम को ही मेजर करती है। ऐसा यूनिट्स दोनों के अलग ही होते हैं, बचा है हो क्या था। ठीक है, ये मेंशन करने की खैर जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स बोलने थे। ठीक है, आई होप ये नोट कर लिया सबने। यस नेक्स्ट पेज में जाएं। एरिल नोट कर लिया? यस सर। ओके नेक्स्ट। देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप यू कैन सी दिस, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 13। इसमें सिंपली एक लेज है। लेज मतलब हिंदी में समझते हो छज्जा? अच्छा छज्जा नहीं समझते हो तो यस सर, जो समझता है ओके, जो नहीं समझता है ऐसा समझ लो। सर वेरांडा। छज्जा मतलब मान लो कोई एक पर्सन यहाँ पे है और ये बिल्ली बना दी मैंने, खैर उसने कूदा और इसे पकड़ लिया और ही इज जस्ट पुलिंग हिज बॉडी। तो एक लेज मतलब एक निकला हुआ स्ट्रक्चर टाइप से, ठीक है। अगर वो इसके नीचे मतलब पनाह ले सकता है, लेट्स से अगर रेन हो रही है तो ही कैन जस्ट फील यू नो प्रोटेक्टेड इन, आई मीन ही जस्ट टुक अ शेल्टर, एक कवर, एक काइंड ऑफ कवर। हाँ, तो वो लेज है, लेज का वो मतलब है। तो लेज से क्या ड्रॉप किया गया है? स्टोन। तो ऑब्वियसली कोई हाइट रही होगी जो कि हमें फाइंड करनी है, इसे स्मॉल एच दे दो। फ्री फॉल में इनिशियली बॉडी ऑफ कोर्स रेस्ट में थी, हाँ सर, यू इसका जीरो था, है ना। कितना टाइम लगा बॉडी को ऊपर से नीचे गिरने में? 2.5 सेकेंड। और फ्री फॉल में याद करो इक्वेशंस कैसे मॉडिफाई हो जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है v इज इक्वल टू जी टी। फ्री फॉल कह रहा हूँ वर्टिकली अपनी, s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। फर्स्ट पार्ट क्या क्वेश्चन में पढ़ो, स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब v पूछ रहे हैं कि हम फर्स्ट इक्वेशन में इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं वो चीज। और कहा भी है g की वैल्यू 10 लेनी है, तो 10 इंटू 2.5 which is 25 meter per second. I hope that's clear. Second part देख लो, how high is the ledge? हमें height पूछी है। तनुष्का अच्छा एक बार rejoin करो लीव करके, मे बी टेक इश्यूज के चलते हो रहा। गाइज मैंने यहाँ पे ना s लिखा है, तो let me just erase that s and write h in place of that as per our assumption. There you go.
बताओ क्या यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन या थर्ड? थर्ड यूज करोगे तो v स्क्वायर हमने अभी अभी क्या निकाली 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच। तो बेसिकली 625 डिवाइडेड बाई 20 जब करोगे पता कितनी आएगी वैल्यू? 31.25। सेकंड इक्वेशन भी तो यूज कर सकते थे। कौन सी इक्वेशन? सेकंड वाली भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। कितना है आंसर? फर्स्ट पार्ट का आंसर है 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट यहाँ पे 31.25। 35, हाँ 31.25। सेकेंड इक्वेशन भी यूज करके दिखा दे रहा हूँ। हाफ इंटू जी हो जाएगा 10, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6.25। 2.5 का स्क्वायर सीधा बताओ क्या हो जाएगा? 6.25। 6.25। But this 2 will cancel this 10 5 times. So 5 times 6.25 will be 31.25. Is there any new student today kya? I mean, is there any new student who have joined us? Yes, sir. Okay, what's your name? Manya, Oh, hi Manya. Where are you from? Cherry County, Oh, okay. And you study in which school? Pacific World School. All right. So, I mean, is this your first class at ILC or Yes, sir. first science class? Okay, okay. First class. So basically we had a test yesterday on gravitation and this is the question paper for that. And have you joined us from the time since we began this class or just now in between the class? Since the time we started this Okay, okay, all class. right. So I hope you're following as to what we are discussing here. Yes, sir. All right. Next question में जाते हैं. I hope ये note कर लिया सबने. Yes, sir. Yes, 14th sir. पढ़ो. Yes, sir. Difference between capital G and small g. What do you think? Capital G vector है या scalar है? स्केलर। Scalar है. Sir, Okay. scalar. पक्का? पक्का। Yes, sir. यस सर। ये तो 100% वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ क्यों? Yes. क्योंकि इसके नाम में ही एक्सेलरेशन है और सबको पता है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्केलर क्यों है। किसी को यूनिट्स याद हैं जी के? न्यूटन मीटर स्क्वायर, On kg. Upon kg square. या kg -2 भी लिखने से चलेगा, ठीक है। एक्चुअली एक चीज याद रखना, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स, सिर्फ जी ही नहीं होता कैपिटल जी, और भी बहुत सारे फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं। 11th में अगर साइंस लोगे तो पाला पड़ेगा उनसे। एक सागर सर ने पक्का पढ़ाया होगा तुम लोग को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी सुना उनके क्लास में? पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ वो पार्ट। चार्ज सुना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सर ने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे फिजिकल कांस्टेंट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। हाँ 10th में इनफैक्ट वो पढ़ लोगे तुम लोग। ई की वैल्यू होती है स्मॉल ई। तो जितने भी ये कहीं नोट कर लो, ऑल फिजिकल कांस्टेंट्स आर स्केलर इन नेचर ऑलवेज। तो इनको कभी ऐसा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं कि सर स्केलर हैं वेक्टर, ये हमेशा स्केलर होते हैं एंड देयर आर फिक्स्ड क्वांटिटीज। और एक डिफरेंस ये हो जाएगा, बताओ कि अभी क्योंकि एक बार G is repeat कर दीजिए। constant and gravity changes from place to place. हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लो कि एज ऑल फिजिकल कांस्टेंट्स आर स्केलर, as all physical constants are scalar quantities, so is gravitation constant. Yes Vidushi, capital G is universally constant and small g varies from place to place. फर्स्ट पॉइंट याद रखना, स्केलर वेक्टर में डिफरेंशिएट किया, सेकंड में कि g is constant everywhere in the universe but small g varies from place to place. Okay, any other difference? Any other? Variable and constant. नहीं वो बात हो गई है। उसके अलावा यूनिट्स में ना जाना प्लीज कि सर जी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैल्यू Sir, 4 points to highlight significance.
नहीं नहीं So ये नहीं, देखो 14 की बात करें आरव, इसकी सिग्निफिकेंस अभी करेंगे 16th को तो। हाँ कि बोलो श्रेया। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब दो मास, और उसको एक ही चाहिए। उसको एक ही चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्मॉल मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, और जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी ही ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी एक फॉर्म, ये है ग्रेविटी, देखो दिस इज ग्रेविटी। gravity is a gravitational force in which one object is earth. नहीं, जरूरी नहीं है। फिर सागर सर ने ऑब्जेक्ट कैन बी सन एंड अर्थ। सागर सर ने बोला था सागर सर ने बोला था कि Yes, sir, सागर सर ने बोला था। अर्थ होगा ही। ग्रेविटी अगर होगी तो Yes, sir. Sir, I have one point. उनका ये कहने का मतलब होगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर तुम बोलोगे, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 18, Yes, सॉरी sir. नॉट क्वेश्चन 18, वो सन और अर्थ वाला कौन सा क्वेश्चन था? Question लास्ट में था 20 का सेकंड पार्ट। या दिस वन, चेक दिस आउट, एक बार पढ़ो जल्दी से। Calculate the force of gravitation between the Earth and the Sun, given the mass of the Earth is equal to 6 into 10 raised to power 24 kg and the Sun is equal to 2 into 10 raised to power 30 kg. तो the average distance between them two is 1.5 into 10 raised to power 11 meter. तो टू बॉडीज जो इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी अर्थ एंड सन, व्हाट डू यू थिंक? ग्रेविटी ऑफ अर्थ is dominant over sun or gravity of sun is dominant over earth? What do you think? Gravity of Sun is dominant over Earth. समझ रहे हो? ग्रेविटी ऑफ सन डोमिनेंट है, वो डोमिनेट कर रही है, तभी अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। जैसे एक क्वेश्चन एप्पल और अर्थ वाला था कि जब लेट्स से एप्पल व्हिच इज फॉलिंग इज आल्सो अप्लाइंग द सेम फोर्स एंड पुलिंग द अर्थ टुवर्ड्स इट, तो सर अर्थ क्यों नहीं खींची चली जाती एप्पल की तरफ? एप्पल ही क्यों आता है और गिरता है अर्थ? इसका सिंपल सा रीजन ये था, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट है एप्पल पे। नहीं, ये नहीं कहना अर्थ का मास ज्यादा है। गुड राशि। एक्चुअली पहला पॉइंट आप ये मेंशन करोगे कि मास ऑफ अर्थ इज वे मोर, आई मीन इन फैक्ट वे मोर भी नहीं, इज सिग्निफिकेंटली मोर देन मास ऑफ एप्पल फॉलिंग, देन मास ऑफ फॉलिंग एप्पल लिख लो। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, लिखते लिखते सुन लो। मास की कंपैरिजन, मास की तुलना कर ली, तो जो फोर्स है जो दोनों ही एक्सपीरियंस करेंगे, एप्पल अर्थ के द्वारा और अर्थ एप्पल के द्वारा, वो फोर्स किस पे ज्यादा इफेक्ट दिखाएगी? एप्पल पे, क्योंकि उसका मास कम है। गॉट इट? एक्सेलरेशन, हाँ, तो उसका मास कम है तो ऑफ कोर्स आई मीन एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा होगी उसकी। किसकी? एप्पल की, विच इज फॉलिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये लिखना है सबको, मास ऑफ अर्थ इज सिग्निफिकेंटली मोर देन मास ऑफ फॉलिंग एप्पल। हाँ सिमरन। सर, तो इस क्वेश्चन में हम मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना वाला पार्ट भी दिखा सकते थे ना? मास का डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो दिखाकर फिर तुम्हें ये भी जस्टिफाई करना था सिमरन की फोर्स, इसीलिए मास ऑफ अर्थ ज्यादा है एज कंपेयर्ड। मास ऑफ अर्थ तो ज्यादा है ही, बट उसके तो बाद उसकी वजह से फोर्स ज्यादा हो रहा है। फोर्स ज्यादा कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? एप्पल, क्योंकि उसका मास कम है। ठीक है, सेम फोर्स अपना ज्यादा असर कम मास वाले ऑब्जेक्ट पे दिखाएगी। तो यहाँ लिखना है कि सेम फोर्स would produce more acceleration on the lighter object. ठीक है, on lighter object. All right. नहीं श्रेयांश, रीजॉइन नहीं करना पड़ेगा, डोंट वरी। ठीक है, आई होप ये क्लैरिफाई हो गया 17th भी। और टॉकिंग अबाउट 20 का सेकेंड, ये भी काफ़ी इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें 2
बॉडीज जो पार्टिसिपेट करी उनका मास गिवन है, तो m1 m2 निकल जाएगा प्रोडक्ट, और g की वैल्यू 6.67 लेनी है क्योंकि मेंशन नहीं है, और r स्क्वायर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11। कुछ स्टूडेंट्स ने ये गलती की है कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 जो कि डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करने से यहाँ 22 नहीं लिखना है। एक मिनट, 22 कह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ किसी ने आई थिंक कुछ और लिख दिया था। हाँ 22 तो लिखना है, सॉरी सर मेरे को एक चीज पूछनी है। किसी ने कुछ और लिख दिया था, आई डोंट रिमेम्बर। खैर सर क्या, हाँ बोलो आरव। सर अगर हम पॉइंट से कैलकुलेशन करें तो डिफिकल्ट होगी, तो सर अगर हम पॉइंट्स हटा दें और अगर आगे पावर है तो मतलब सर पावर में ट्रांसफर कर दे पॉइंट को तो से चलेगा? अच्छा पॉइंट्स में मैं समझा नहीं नहीं, तुम्हारा मैंने एक मतलब। वीडियो में देखा था उन्होंने पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया पावर में। पॉइंट्स को ट्रांसफर कर दिया पावर तो में? वो जैसे कैलकुलेशन को इजी हाँ करने के लिए। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि हमें ये फोर्स निकालनी है उनके बीच में। जी की वैल्यू है 6 पॉइंट, ये मास कितना है एक बॉडी का 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 और दूसरे का है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 30। तो ये m1 m2 हो गया अपॉन आर स्क्वायर में डायरेक्ट लिखूं 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर 22। तो तुम बेसिकली ये कहना चाह रहे हो इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, राइट? नहीं सर, तो अभी तो इसमें स्क्वायर का केस है। अगर स्क्वायर का केस नहीं हो सर, जैसे कि सिर्फ 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 है, ठीक तो है, सर अगर हमें 15 इंटू 10 टू पावर 12 कर ले तो चलेगा? नहीं 15 की पावर वो हो जाएगा ना, सर 10 हो क्योंकि जाएगा, एक 12 10 नहीं। उधर चला गया ना। 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 है ना, यस तो तुम 15 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे 10, 12। 12 नहीं। हाँ सॉरी, यस हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर बुक में जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल्स हैं सर, उसमें अगर कोई जी की वैल्यू नहीं दी तो सर वो 6.7 ली हुई है। कहाँ भाई, अथर्व समझाओ उसे। एनसीईआरटी की बुक्स में। अच्छा नहीं, वो तुम लोग फाउंडेशन में हो इसलिए, ठीक है मैं समझ गया। कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो बताओ। तो उसमें जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू 6.7 ली है ना सामने बुक खुली है ना पक्का? जल्दी से वो करना वेरीफाई। मैं भी यहाँ एनसीईआरटी की बुक बस ओपन कर ली। यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 10.1 पेज नंबर 134, राइट? यस सर। आंखें खोल कर देखो और साफ देखो कि वहां लिखा है टेक कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन। साफ अक्षर साफ शब्दों में लिखा है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, जब कुछ मेंशन ना हो तो क्या लेनी है जी की वैल्यू 6.67। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमने यही वैल्यू ली है। खैर इनको साथ में कर लेना कैलकुलेट और जो भी वैल्यू आएगी, और यहाँ 10 की पावर क्या आ जाएगी -13 और +54 विच विल बी 41 ना। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट किया करो। ये भी एक ठीक ठाक तरीका है कि सारे न्यूमेरिकल टर्म्स को एक तरफ, सारे एक्सपोनेंशियल टर्म को दूसरी तरफ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। ओके, टॉकिंग अबाउट, हाँ आपने वहाँ पे -2 लिखा था, -22 लिखोगे ना? होना चाहिए था। एक मिनट। और फिर सर 22 आ जाएगा 10 टू द पावर 22 41 की जगह 21 आ जाएगा मैंने 41 2 की लिखा जगह। है -22, तो
-11 और -22 कितना हो जाएंगे? -33। 24 और 30 कितने हो जाएंगे? 54। तो इट विल बी 21 नॉट 41। करेक्ट, थैंक यू। इट विल बी 10 की पावर 21 न्यूटन। और ये कर लेना कैलकुलेट तुम लोग, ठीक है? ओके, लास्ट देखो, आई एम डिसअपॉइंटेड विद फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे से डेराइव नहीं किया यार। 19 क्वेश्चन प्लीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डेराइव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो उसको डेराइव कैसे करना है? यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। सिर्फ सीधा फॉर्मूला ऐसे लिखने से नहीं चलेगा यार। ये फॉर्मूला आया कैसे वो हमें बताना है, ठीक है? तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? याद रखो, स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट कि लेट देयर बी टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस m1 एंड m2। ऐसे लिख देंगे डायग्राम में, इसका मास m1, इसका m2, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। और यहाँ लिखेंगे कि m1 एंड m2 बोथ आर जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। फिर हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, द फोर्स of gravitation acting between them is directly proportional to the product of their masses, is equation 1 लिख दो। फिर the same force is inversely proportional to the distance between them, is equation 2 लिख दो। तो from equation 1 into what can we say? F is directly proportional to m1 m2 upon r square। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लेकर आते हैं? एक कांस्टेंट को। और बाद में एक कांस्टेंट की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं साइंटिस्ट्स? टू बी 6.67, और इसे एक स्पेशल सिंबल कैपिटल G से डिनोट करते हैं। बस, समझे? यस सर। Yes, sir. ऐसे प्रॉपर स्टेप्स में करना है, दैट्स इट। और जो मैंने कह दिया हवा में, उसे लाइटली मत लेना। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स। ये डायग्राम बनाने से पहले, इस पर्टिकुलर डायग्राम, टू राइट द स्टेटमेंट्स। डायग्राम नहीं बनाया सर, बस डायग्राम बनाना है यार, मास, डिस्टेंस उनके बीच में, सेंटर ऑफ द टू बॉडीज के डिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये नेसेसरी है। तो दैट्स इट गाइस, यही है। और ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। आई फॉरगेटिंग द पेज नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? हाँ, दिस इज ऑन द पेज नंबर अगेन 134। देख लेना, उसके 4 पॉइंट्स क्लियरली मेंशन्ड है, जो टाइड्स उठती हैं, और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है? और द रीजन व्हाई वी आर स्टक विद द, we keep, I mean we are kept stuck on the surface of earth, this is due to universal law of gravitation। and talking about 15 question, ये भी काफी आसान था। इसमें दो masses given है बॉडी के, एक का 2 और दूसरे का 2 into 10 to the power of 4 अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, नीचे r स्क्वायर होता है, और g, this is the force। so you will notice that ऊपर जो 2 और 2 है, that's making 4, और नीचे 2 स्क्वायर जो 4 आ रहा है, एक 4 कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट सॉरी, एक 4 बोल रहा हूँ, ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे। विल सिंपली गिव यू g इंटू 10 की पावर 4, मतलब g की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, तो आंसर सिंपली आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन, ठीक है? मैंने सिर्फ Yes, करके 0.14 न्यूटन लिख दिया। नहीं तो 10 की पावर्स को भी करना था इवैल्यूएट। नहीं सर, उसको भी करा है सर। तो करके क्या आया है फाइनल आंसर तुम्हारा? 0.14 न्यूटन। 6.67 होगा ना? n लिखना है अथर्व, n सिग्निफाइज की वो फोर्स है। हाँ आरव बोलो, किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछो, द क्लास इज ओवर। नो सर। ओके, तो आई होप तुम लोग को गलतियां अपनी सर समझ में आई। 18th I had a doubt. हाँ, एक मिनट सिमरन, 18 पे देखो पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ।
तो इसमें करना ये है बेसिकली, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m। अगर वो फ्री फॉल हो रहा है तो अदर बॉडी कौन है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ? अर्थ। उसका मास कैपिटल me मान लो। वी नो F इज इक्वल टू G m me अपॉन उनके बीच में r स्क्वायर। लेकिन ये जो फोर्स है एक्चुअली दिस इज द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, और वेट जो कि फोर्स होता है इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन दैट इट विल प्रोड्यूस। तो हमें ये एक्सेलरेशन निकालनी बेसिकली, तो हम इसे ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो स्मॉल m कैंसिल हो गए बोथ साइड, तो a की वैल्यू क्या आएगी? अब g की वैल्यू रख देना 6.67 10 to the power of -11। मास ऑफ अर्थ गिवन था, याद है? किसी को वैल्यू याद है? 6 into 10 10 to the power 24. 24। और r की वैल्यू याद है? रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 raised to power 6. 6.4 into 10 to the power of 6 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो तुम्हें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, और ये जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तब हम इसे स्मॉल ए नहीं, एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। ओके, हाँ सिमरन पूछो। सर क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट का बी। क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट का बी, एक मिनट। एक मिनट। ओ, काफी छोटा हो गया ये। Ball is thrown vertically up, returns to the thrower after 4 seconds। ये बॉल है, ये ग्राउंड लेवल, इट्स थ्रोन अप, ये मैक्स हाइट मान लो, ये ग्रीन पॉइंट, मैक्सिमम हाइट दैट इज अचीव्ड। फिर वो वापस आ गया यहाँ से ग्राउंड पे। इस पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। सबसे पहले इस केस के लिए जब वो ऊपर जा रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस केस के लिए हम ना इक्वेशंस लिख लेंगे। ठीक है, इक्वेशंस पता क्या होंगी? ये देखो, u इज इक्वल टू जी टी, फिर होगा s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मान लो इट हिट्स विद द वेलोसिटी v, और सबसे इंपॉर्टेंट assumption इसमें क्या करनी है? let the time taken by the object from the ground to the maximum height be t। अगर ये टाइम t है तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा? 4 माइनस टी। विदुषी, टोटल टाइम में से टाइम ऑफ असेंड को माइनस कर देंगे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए याद रखना फ्री फॉल की इक्वेशंस ऐसे अफेक्टेड होंगी। v इज इक्वल टू जी टी, नहीं t माइनस 4। उसी तरह s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, नहीं g ऑफ t माइनस 4 का होल स्क्वायर। और t माइनस 4 के लिए है, सॉरी t माइनस 4 नहीं, 4 माइनस t। थैंक यू फॉर करेक्टिंग, दिस इज 4 माइनस t। और s हो जाएगा हाफ g 4 माइनस t का होल स्क्वायर। और आखिरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। अब यहीं से पूरा खेल शुरू होता है कि इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड सेम है, तो हम इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को भी इक्वेट करते हैं, u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो देयरफॉर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था उसी वेलोसिटी से नीचे, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सेम वेलोसिटी वो अचीव करेगा। इसी पॉइंट को फिर हम इसमें यूज करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन के क्या दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स
अभी अभी हमने नहीं इक्वेट किए, देखो जब इनके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे. That means GT must be equal to G of 4 minus T. That gives you GT equals to 4G minus GT. Minus GT goes to the left hand side becomes positive GT. Already एक GT present है वहाँ पे, तो 2GT हो जाएगा. यहाँ से सबसे पहली चीज हम निकालते हैं T, जो कि कितना आता है, check this out, 4G upon 2G and that is 2. इससे ये चीज प्रूव होती है कि ऊपर जाने में 2 सेकेंड्स लगे और नीचे आने में भी 2 सेकेंड्स लगे हैं. मैंने ये सब प्रूव ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट में करना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना है. ये 11th में हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, बट तुम्हें यहाँ पे प्रूव करना है बीइंग इन 9th ग्रेड. अब यहाँ से फिर आगे बात शुरू होती है कि वेलोसिटी जिससे ऊपर फेंका गया था, तो हमें यू निकालना है. तो सिंपल क्या करेंगे, चेक दिस आउट. जो टी की वैल्यू आई है ना 2, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो. यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगी यू की वैल्यू 2g, राइट. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, g की वैल्यू कुछ कही है एज्यूम करने को? नहीं. तो क्या वैल्यू लोगे? 9.8. तो u निकल जाएगा 9.8 into 2, that will be 19.6 meter per second. This is the velocity with which it was thrown up. A पार्ट निकल गया. B पार्ट मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए we will use ये इक्वेशन यूज कर लो. इसमें S निकालना है, u स्क्वायर अभी अभी तुमने निकाला, लेकिन याद रखो यहाँ u की वो वैल्यू यूज कर लेना. कौन सी पता? बताओ. एग्जैक्टली 2g. 2g करो. 19.6 तुम्हें पता है, 2 into g है. गुड. यहाँ 2g अगर पुट करो किस में, थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ. 2g का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs. तो s कितना हो जाएगा? 4g square upon 2g. Therefore s is coming out to be 2g. हाँ 2g correct. s is also 2g. Hey, एक मिनट. Yes sir. 2g का होल स्क्वायर 4g स्क्वायर 2g. हाँ ठीक है. s is also 2g which is 19.6 मीटर. दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, 19.6 19.6, बट यूनिट्स डिफरेंट है. I hope this is clear. Yes. Yes, sir. Okay. Yes sir. All right. So I'll end the class. हाँ. दिया था. हाँ. आपने वीडियो में वही क्वेश्चन था. कुछ बच्चे इस चीज में भी फंस गए. उन्होंने पता क्या किया, सेम चीजें कैलकुलेट कर ली, आंसर 19.6 नहीं, वही 44.1 और वो 29.6 जो वीडियो में था ना. कसम से यार, मतलब ऐसा लगा मुझे 1 मिनट के लिए कॉपी चेक करके रट लिया एकदम सोल्यूशन. उस वीडियो में 6 सेकेंड्स था टोटल टाइम, इसमें 4 सेकेंड था. मैंने बस 6 का 4 कर दिया था. ऑफ कोर्स सेम है, डेटा चेंज कर दिया मैंने. चलो, आई होप देयर इज नो एनी अदर डाउट. अगर है तो जल्दी पूछो. हाँ पूछो. सर 20th क्वेश्चन 3 मार्क्स का था ना? हाँ, इसमें ये 1 मार्क का था और ये 2 मार्क का था. हाँ ठीक है भाई. ठीक है, चलो. टेक केयर एवरीवन एंड Thank you, sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye. keep studying. Bye bye. Take care.